स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड जो कल मैंने पढ़ाया था उसके आगे आज पढ़ाने वाला हूं। उसमें हम बात करेंगे, कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी डिफिनेशन पहले समझेंगे। सपोज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको इन्फिनिटी से हमें किसी एक पॉइंट पे लाना है। जब वहां से हम लेके आएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट in an electric field is known as electric potential at that point। ठीक है, once again आप सुनेंगे, हमने क्या बोला? the work done bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential at that point। तो फॉर्मूला क्या हो गया? V equal to W upon Q। मैंने क्या बोला? the work done bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential at that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ओके, अगर इसकी हम जो यूनिट है वो फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले से यूनिट क्या निकलेगी? फॉर्मूले से यूनिट निकलेगी वर्क क्या होती है बेटा? जूल। चार्ज की होती है? कूलाम। यानी फॉर्मूले से यूनिट क्या निकलेगी? जूल अपॉन कूलाम। यानी अगर आपको ऑप्शन में वोल्ट दे रखा है तो आप वोल्ट टिक करेंगे, अगर वोल्ट नहीं दे रखा है तो क्या टिक करेंगे? जूल पर कूलाम। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन हो गई। आप लिख लेंगे, मैं आपको एक बार जो डिफिनेशन है फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने बोला द वर्क डन bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is known as electric potential at that point। इसकी SI यूनिट क्या होती? वोल्ट। फॉर्मूले से जो यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी? वर्क की होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है ना भैया, ये इसकी SI यूनिट हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि आप जो हेडिंग है उससे ही समझ रहे होंगे, डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए। यहां पर किसमें होना चाहिए? दो पॉइंट के बीच में। तो क्या इसको ये भी बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने मान लिया दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहां पर पोटेंशियल VA है, यहां पर पोटेंशियल VB है। ठीक है, जो पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे चार्ज जाएगा लो पोटेंशियल की ओर। किधर जाएगा? लो पोटेंशियल की ओर। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में सुनो तो आप बोलोगे द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दैट अगर हमने मान लिया कि जो ए का वोल्टेज है वो बी से ज्यादा है, जब ए का वोल्टेज बी से ज्यादा होगा तो आपका चार्ज जो होगा ए से बी की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि यहां चार्ज कम होगा। जब पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज कम होगा, तो चार्ज कहां जाएगा? हाई टू लो। तो क्या बोलेंगे? VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हमने मान लिया कि B पे चार्ज ज्यादा है और A पर क्या है? कम, तब आपका चार्ज कहां जाएगा? B से A। तब क्या होगा फॉर्मूला? VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q।
सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको डिफिनेशन बताई, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखना चाहते हो तब आप क्या बोलोगे, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और अनदर पॉइंट टू वन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने क्या बोला, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और अनदर पॉइंट टू वन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हो, हमने बोला द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर ये देखना किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, V इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q, जब आपका VA ग्रेटर देन होगा VB से, और V इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q, ये कब लगेगा, जब आपका VB ग्रेटर देन होगा VA से। इसकी भी SI यूनिट जो होती है वो बेटा क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट, और जूल पर कूलाम। ये किससे आएगी, डिफिनीशन से आएगी यूनिट। ये डिफिनीशन कहां से आएगी, सॉरी ये यूनिट कहां से आएगी, आपकी फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। क्या होती है, एसआई यूनिट वोल्ट होती है। दूसरी जो एसआई यूनिट आई है आपकी, वो कहां से आई, फॉर्मूले से। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लो कि ए का वोल्टेज ज्यादा है बी से, तो VA माइनस VB W अपान Q हो जाएगा। और अगर हमने मान लिया बी का वोल्टेज ज्यादा है ए से, तो VB माइनस VA इक्वल टू W अपान Q हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, सेम होती है। आगे बात करते हैं हम लोग। इतना आपको सभी को समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते कभी, डिफाइन 1 एम्पियर, यानी आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है। व्हाट इज 1 एम्पियर, या बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करेंगे, आप सभी को पता है I इक्वल टू होता है Q अपान T। मैंने आपको कल बताया था I इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T। तो I 1 एम्पियर कब होगा, जब आपका चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा। तो 1 अपान 1 क्या आ जाएगा, I आ जाएगा 1 एम्पियर। तो आप क्या बोल सकते हो, व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्या हमने बोला, when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। क्लियर, हमने क्या बोला, जब एक कूलम चार्ज, when 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। यानी किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा तो वहां पे करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें, डिफाइन 1
वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, सिमिलरली उसकी भी डिफिनेशन बन जाएगी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू पासिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को पास कराने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 1 वोल्ट। ओके, जब आपका वर्क 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम पास होगा, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to passes the charge of 1 coulomb, then the potential difference is said to be 1 volt, यानी 1 कूलम चार्ज पास कराने में हमें वर्क 1 जूल करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, हमने आपको चार्ज के बारे में बता दिया, हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिया, हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया। अभी तक हमने जितनी क्वांटिटीज बताई हैं, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये आपकी चारों की चारों क्वांटिटी जो हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं भैया, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। हमने को क्या बोला, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी डिफिनेशन चाहते हो, तब हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो यहां से भी डिफिनेशन बन जाएगी, बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्या हमने बोला, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर आप इसकी जो अच्छी सी डिफिनेशन है, जो फिक्स डिफिनेशन है, वो अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, यानी जो करंट के फ्लो को अपोज करे, करंट के फ्लो होने, जो करंट फ्लो हो रही हो उसको स्लो करे, यानी करंट को फ्लो ना होने दे, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, यानी करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो हमने क्या बोला, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, यानी जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। या आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। अगर भैया बात की जाए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती, ओम, जिसका सिंबल भैया ये होता है, ये ओम का सिंबल होता है। और इस फॉर्मूले से भी यूनिट बन जाएगी, और क्या बन जाएगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या बनेगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा भैया, इसकी डिफिनेशन समझ में आई होगी क्या रेजिस्टेंस होता है। अगर लिख कर आ जाए कि व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, लिख के आ जाए व्हाट इज 1 ओम, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, हमने बताया आर इक्वल क्या होता है, V अपॉन I। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा,
करंट आपकी 1 एम्पियर होगी, तो क्या आएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम। क्लियर? तभी तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर होगी, तो 1 अपॉन 1 क्या जाएगा 1 ओम। तो बोल सकते हो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट बी 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी 1 ओम। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस के बारे में पता हो गया आपको। कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल होते हैं, हम इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका सिंबल आपका हो गया, हमने कल बताया था अमीटर हो गया, ये आपका अमीटर का सिंबल हो गया। ये आपका वोल्टमीटर का सिंबल हो गया। वोल्टमीटर जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अमीटर जो होता है ये करंट को मेजर करता है। और एक होता है भैया गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की प्रेजेंस को बताता है कि यहाँ करंट फ्लो हो रही है, वो करंट की प्रेजेंस को बताता है। ठीक, और ये आपका सिंबल जो है ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और ये आपका जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का होता है, ये गैल्वेनोमीटर का होता है, ये वोल्टमीटर का होता है, ये अमीटर का होता है। ठीक है भैया, ये आपका सेल का होता है, इस प्रकार आपका बना होता है। ये आपका बैटरी का होता है, बैटरी का होता है। ये आपका सेल का होता है। ये आपका ओपन की का होता है, ओपन की। ये आपका होता है क्लोज्ड की का। ठीक भैया, और बहुत सारे भी सिंबल हैं। हमने आपको अमीटर को बता दिया, वोल्टमीटर को बता दिया, गैल्वेनोमीटर को बता दिया, रेजिस्टेंस को बता दिया, और मैंने आपको बता दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस बता दिया, सेल को बता दिया, बैटरी को बता दिया, ओपन की को बता दिया, क्लोज्ड की को बता दिया। और ये एक सिंबल होता है आपका वायर ज्वाइंट का। क्या होता है? वायर ज्वाइंट। ठीक, और ये होता है वायर क्रॉसिंग, वायर कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस बता दिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। क्या भैया पढ़ने वाले हम लोग? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की अगर बात करें तो सुनिएगा, पहले समझिएगा। हमने मान लिया कि कोई एक कंडक्टर है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें I करंट पास हो रही है। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल difference of a conductor according to Ohm's law, the potential difference of a conductor is directly proportional to the electric current remaining same area, length and temperature। तो हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
Ohm's law, the potential difference of a conductor is directly proportional to the electric current. आपको ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना है, रिमेनिंग सेम एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर, ये इसकी लिमिटेशंस है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो पूरी डिफिनेशन नहीं मानी जाएगी। बच्चे क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा व्हाट इज ओम्स लॉ, सीधे बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पूरी डिफिनेशन नहीं हुई, डिफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रिमेनिंग सेम एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर, यानी उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, सेम। तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल I, तो V अपान I प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट की जगह क्या आएगा, V अपान I इक्वल टू क्या आएगा, R, तो V इक्वल टू कितना आ गया, IR। यही होता है आपका ओम्स लॉ। अगर इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई, मान लो आपने एरिया को सेम नहीं रखा, तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। या आपने लेंथ को चेंज कर दिया, या आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में से किसी एक भी फिजिकल क्वांटिटी को आप चेंज करोगे तो आपका ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, व्हाट इज ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Ohm's law, the potential difference of a conductor is directly proportional to the current remaining same area length and temperature। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस कंडक्टर का था, ये कोई ए बी मान लिया कंडक्टर था जिसमें करंट आई फ्लो हो रही थी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली होगा करंट के। तो वी अपान आई इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आपका रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, आई उधर जाएगा तो V इक्वल टू क्या आ गया, IR। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना भैया। आगे बात करते हैं हम लोग, इतना आप सभी को समझ में आया, आई होप आप सभी को ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसके बाद ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करेंगे। पहले तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कोई एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होती है, तो ध्यान सुनना, और पहले ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये हमने मान लिया कि कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका यहाँ अमीटर लग गया सीरीज में। आप इधर लगा सकते हो, आप इधर लगा सकते हो, मान लो आपने यहां लगा दिया अमीटर को, यहां लगा दीजिए, ये अमीटर हो गया। ये आपका पैरेलल में क्या लगता है, वोल्टमीटर लगता है। हमने आपको बताया था वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपकी की हो गई, ठीक। यहां से करंट आई जाएगी, ऐसे आई, ये आई ऐसे होके ये माइनस टर्मिनल में, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल पर इंटर करेगी, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। सर्किट डायग्राम बहुत बार ऐसा होता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, ड्रा अ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग अ मीटर एंड अ वोल्टमीटर एंड अ रजिस्टर, ठीक है। तो आप ऐसे सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, जब हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो सबसे पहले एक हम टेबल बना लेंगे। इधर है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और इधर है करंट। ये किस में होगा, ये वोल्ट में होगा, यहां नीचे लिख देंगे किस में, ये वोल्ट में, ये किस में, एम्पियर में, ठीक। तो हमने मान लिया कि पहले आपका वोल्टेज था 4 वोल्ट,
फिर वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट, फिर वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट, फिर वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, फिर वोल्टेज हो गया आपका 12 वोल्ट, फिर वोल्टेज हो गया 14 वोल्ट। ठीक, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट पहली थी 2 एम्पियर, फिर हो गई 3 एम्पियर, फिर हो गई 4 एम्पियर, फिर हो गई 5 एम्पियर, फिर हो गई 6 एम्पियर, फिर हो गई 7 एम्पियर। अब जरा यहां देखते हैं हम लोग, यहां पे जब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 तो क्या आएगा, V अपान आई फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो V कितना है यहाँ पर 4 अपान 2, यानी कितना आ गया 2 ओम। ऐसे R2 निकालेंगे, फिर क्या आएगा 6 अपान 3, कितना आया 2 ओम। फिर यहाँ निकालेंगे R3 तो कितना आएगा 8 अपान 4, 4 2 जा 2 ओम। फिर यहाँ निकालेंगे R4 10 अपान 5, 5 2 जा 2 ओम। फिर निकालेंगे R5 12 अपान 6, यानी कितना आ गया 2 ओम। फिर कितना आ गया R6 यानी 14 अपान 7, कितना आ गया 2 ओम। यानी यहां से क्लियर हो गया कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, इधर हमने मान लिया V, इधर मान लिया I। ठीक, ये किसमें है, ए भी रिप्रेजेंट कर देंगे, एम्पियर में किसमें है, और ये किसमें है, वोल्ट में लिख देंगे। ठीक, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं। करंट मेरी कितनी 2 3 4 5 6 7 दिखा देंगे यहां पर। दो 3 4 5 6। ठीक, और यहां मेरा वोल्टेज जो है 4 6 8 10 12। अब पॉइंट ले लेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट पहला मेरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी इसमें, क्योंकि ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। तो कैसे ड्रा होगा, इस प्रकार, यानी यहां पर V डायरेक्टली होगा I के, और R क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। और कितना आ रहा है कांस्टेंट, 2 ओम लगातार आ रहा है। तो ये आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, वेरिफिकेशन, यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, और R की वैल्यू लगातार कांस्टेंट आ रही है, और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर आपका कभी भी ऐसा स्लोप बन जाए, ध्यान से देखिएगा, ऐसा या ऐसा, तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ये कैसा है, नॉन ओमिक। कैसा है, नॉन ओमिक। और ये कैसा है, ओमिक। पूछ देता कभी भी क्वेश्चन, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, द कंडक्टर विच follows the Ohm's law is known as ohmic conductor, और the conductor which do not follow the Ohm's law is known as non-ohmic conductor। ठीक है, समझ में आया भैया कि नहीं समझ में आया। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। इतना आपको समझ में आया। एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपका बढ़िया बेहतरीन सा, जो 2 3 4 बार बोर्ड में आया हुआ है। ध्यान सुनिएगा भैया, वोल्टेज दे रखा है, यहां करंट दे रखा है, और इस प्रकार से आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये है R3। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है R1 लेस देन R2, ठीक, इक्वल टू R3। दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा R1 इक्वल टू है R2 के, इक्वल टू है R3 के। तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। और चौथा ऑप्शन दे रखा होगा R3 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1।
अब आपको ये बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है V अपान आई इक्वल टू होता है R, यानी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए तभी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और करंट क्या होना चाहिए? कम। करंट क्या होना चाहिए? कम। अब इसको हम डॉटेड डॉटेड करके मिलाते हैं। इसका हमने पोटेंशियल यहां मान लिया V3, इसका मान लिया V2, इसका मान लिया V1। आपको सभी को ग्राफ में दिख रहा है कि V3 ज्यादा है किससे? V2 से। फिर किससे ज्यादा है? V1 से। क्लियर? यानी करंट कम होनी चाहिए, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, तभी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है। देखो ये I1, ये I हो गया इधर I3, ये I2 और ये I1। तो यहां देखो I3 कम है, सबसे ज्यादा क्या है? I1 ज्यादा है, यानी करंट क्या है? ज्यादा। यहां यानी क्या होगा? I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, यानी यहां पे करंट इनवर्सली है। क्या है? इनवर्सली। तो करंट इस देखो रेजिस्टेंस जो के इनवर्सली क्या होती है? करंट डायरेक्टली क्या होता है? पोटेंशियल। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा और करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो R3 में पोटेंशियल ज्यादा है और करंट क्या है? कम है, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर देखो इससे कम पोटेंशियल इसका है, तो क्या कौन इससे कम होगा? R2। फिर इससे कम कौन होगा? R1। यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R3 का। उससे कम किसका होगा? R2 का। फिर उससे कम किसका होगा? R1 का। तो ऑप्शन कौन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना आपको सभी को समझ में आया? आगे बात करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्वेश्चन आ सकता है इफ लिखता हूं मैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस of a bulb, if potential difference of a bulb become double, then current B ऑप्शन दे रखा होगा। देन करंट क्या हो जाएगी? ऑप्शन दे रखा पहला ऑप्शन दे रखा होगा सेम रहेगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा हाफ, तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा 4 टाइम हो जाएगी करंट, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा होगा डबल। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है भैया? फॉर्मूला V इक्वल क्या होता है? IR। V इक्वल क्या होता है? IR, यानी V प्रोपोर्शनल होगा I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि R क्या होता है? यहाँ कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है? कांस्टेंट। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली वाला मामला है यहाँ पर। यानी वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होती है? करंट। तो अगर आपका वोल्टेज डबल होगा तो करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। सभी को समझ में आया? ऐसे ही आपके लिए मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। और अभी जो क्वेश्चन कवर हुआ है ये थोड़ा सा सिंपल था। अब कल से जो इसमें अपलोड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो अपलोड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, देखिए, और जो अपने डाउट हैं या कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट में भेजिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल थर्ड पार्ट में।